बताएं, भारतीय शेयर बाजार 26 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 367.2 अंक यानी 0.43% टूटकर 85,041.45 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 99.80 अंक यानी 0.38% की गिरावट के साथ 26,042.30 के स्तर पर बंद हुआ है। और इसी से जुड़ी आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आईटी और वित्तीय कंपनियों के शेयर्स में गिरावट के चलते शुक्रवार को लगातार दूसरे ट्रेडिंग सत्र में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 367.25 अंक यानी 0.43% की गिरावट के साथ 85,041.45 अंक के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 99.80 अंक यानी 0.38% की गिरावट के साथ 26,042.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई पर 3,249 शेयर्स में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 1,285 शेयर्स तेजी के साथ बंद हुए, तो वहीं 1,871 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 93 शेयर्स के रेट में कोई अंतर नहीं आया। टॉप गेनर्स की बात करें तो टाइटन, हिंडाल्को, नेस्ले, एनटीपीसी और सिप्ला के शेयर्स सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, जबकि एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस और टेक महिंद्रा के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। विदेशी फंड के बाहर जाने और कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरकर 89.94 पर आ गया। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, 26 दिसंबर की बात करें तो भारी अंकों के साथ यहाँ पर गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में, और उसके साथ वो बंद हुई। जी हाँ, देखिए उस दिन गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ का स्कोप है, बहुत तेजी की संभावना है, और एक प्रेडिक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की तरफ से है, क्योंकि ईयर एंड होने वाला है। आने वाले साल में भी, आने वाले कैलेंडर ईयर 2026 में इंडियन इकोनॉमी वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स्ट मेजर इकोनॉमीज। इस साल की आपको बात बता दूं, 8.2% लास्ट क्वार्टर में हमने जीडीपी ग्रोथ हासिल की है, जो कि दुनिया की सभी बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज है। अब देखें, जापान से कंपेयर करें, जापान उस पर्टिकुलर क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ दी है। जर्मनी 2023-2024 लगातार 2 साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। यूएस जनवरी टू मार्च 2025 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। उसके अलावा यूके जैसी इकोनॉमी सितंबर और अक्टूबर 2024 दोनों महीने लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। यहां पे हिंदुस्तान की अचीवमेंट नहीं रुकती। अब आगे आइए, नवंबर के अंदर एक्सपोर्ट्स यूएस के टैरिफ लगे हुए थे, थोड़े नहीं 50%। उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं 22%। किसको? यूएस को। उसके बाद 19% एक्सपोर्ट्स में तेजी है। 38.13 बिलियन यूएस डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी हर तरीके से बहुत तेजी और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, अच्छी ग्रोथ की एग्जीबिशन है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, मार्केट्स पे इंपैक्ट ये है कि गोल्ड और सिल्वर, खासकर सिल्वर के अंदर काफी पैसा जा रहा है, क्योंकि सिल्वर ने जो है ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि रियल एस्टेट मार्केट दोनों का ही पैसा सिल्वर की तरफ डाइवर्ट हुआ है। और सिल्वर के बारे में देखिए, ये है क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी है जो कई जगह जाके रिसाइकल नहीं होती। बिकॉज सिल्वर क्या है, ईवीज में भी यूज होता है, उसके अलावा सोलर में भी यूज होता है, सोलर इक्विपमेंट्स में भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी यूज होता है। तो सिल्वर जो है सब केस में रिसाइकलेबल ना होने के कारण, और दूसरा क्योंकि सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। आज जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, अब रशिया यूक्रेन वॉर एंड होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले संभावना थी, अब वो संभावना भी धूमिल हो रही है। तो ऐसे में सिल्वर ने जरूर इक्विटी मार्केट्स और रियल एस्टेट से पैसा खींचा है, बिकॉज सिल्वर में एप्रिसिएशन आई है। बट अगेन ये मेजरली एक सेफ हेवन बाइंग है, मेजरली एक हेजिंग है, और दूसरा ये है कुछ डिमांड सप्लाई का शॉर्ट टर्म में मिसमैच हो गया है, जो कि अल्टीमेटली उतना नहीं रहेगा। हालांकि ठीक है, उतना सिल्वर की एक्सट्रैक्शन नहीं है, बट हमेशा डिमांड उतनी नहीं रहेगी। तो ओवरऑल एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि इक्विटी मार्केट पे फोकस आएगा। जो आप बात कर रही है कि मार्केट डाउन गई है, अब इक्विटी मार्केट्स पे फोकस आएगा। इक्विटीज वुड बी इन द फोकस, बिकॉज हिंदुस्तान की इकोनॉमी
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फॉरेन पोर्टफोलियो मनी ऑल्सो इज एक्सपेक्टेड टू कम टू इंडिया इन बिग नंबर्स। अब आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहां से कैसे एक्सोडस हो रहा है इंटेलेक्चुअल्स का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर का, जो जीडीपी ग्रोथ को भी नुकसान देगा। वहीं हिंदुस्तान में फ्रेश कैपिटल आने की तैयारी है। एफडीआई के काफी प्रपोजल्स 2026 कैलेंडर ईयर में आने की संभावना है। फॉरेन पोर्टफोलियो मनी भी आने की संभावना है। ठीक है, क्रूड ऑयल के कुछ प्राइसेस बढ़े हैं, हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, बट डॉलर रुपी इक्वेशन जो है उसने भी हमारे एक्सपोर्ट्स को कहीं ना कहीं नवंबर में हेल्प किया। हालांकि रुपी हमारा कमजोर होना देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ना ही मार्केट्स के लिए अच्छा है, बट डॉलर जो है क्योंकि मजबूत हुआ है, रुपी कमजोर हुआ है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं नवंबर में बढ़े हैं। तो ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है और हमारी मार्केट्स चाहे इक्विटी हो चाहे रियल एस्टेट, उनमें काफी पोटेंशियल है। और मेरी मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का, कि हिंदुस्तान की रियल एस्टेट मार्केट्स की बात करें तो 15 से 20% की तेजी 2026 में भी आने की संभावना है। अब देखिए वही मुकाबला कीजिए चाइना के साथ, जो आज से 3 महीने पहले डिफ्लेशन थी। यहाँ पे डिफ्लेशन यानी चीजों के दाम कम हो रहे थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था बाजार जाके खरीदने में। हिंदुस्तान में देखिए कितनी जबरदस्त कंज्यूमरिज्म है। हमारे यहाँ क्या हुआ, देखिए इनकम टैक्स के रेट कम किए गए बजट में, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री की गई। उसके बावजूद 17 दिसंबर को डेटा आया है, इनकम टैक्स में 8% की तेजी आई है। जीएसटी में 23 सितंबर से इफेक्टिव 2 स्लैब खत्म किए जाए, उसके बावजूद जो डेटा आता है नवंबर में जीएसटी में बढ़ोतरी आती है। हालांकि ये नॉन दिवाली मंथ था, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल आकाश जी, यानी कि 2026 में भी जो इकोनॉमी है, चाहे यहाँ पे गिरावट जरूर देखने को मिली हो, लेकिन 2026 में भी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ उसकी होती नजर जरूर आएगी। लेकिन आकाश जी, जो 26 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली है, भारी गिरावट देखने को मिली, तो क्या ये दिन भर का माहौल वहां पे बना रहा है या फिर अंतिम समय में ये जो दबाव है वो बढ़ता नजर आया? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 2026 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे फोकस आने की संभावना है। अभी ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, बेसिकली क्या है, सिल्वर का की तरफ पैसे का एक्सोडस हो रहा है, बिकॉज सिल्वर जो है शाइन कर रहा है, सिल्वर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और सिल्वर में अब नॉर्मल रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिली है दिसंबर में। तो कहीं ना कहीं ये एक्सोडस को आप जो है बेसिकली जो मनी विच इज गोइंग टू सिल्वर, हालांकि अब वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सिल्वर उस तरीके से अप्रिशिएट करेगा कि नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत अप्रिसिएशन आ चुकी है, कुछ ना कुछ स्पेकुलेटिव बाइंग भी उसके अंदर जा चुकी है। तो बेसिकली ये जो मार्केट गिरी है उस दिन, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है जो सिल्वर के प्रति एक्सोडस है उसको दिखा रही है। यूएस में भी इकोनॉमी तेज है, वहां भी जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है। तो आई डोंट थिंक कि इक्विटी मार्केट्स हमारी जो है वो लेसर लेवल पे सस्टेन हो सकती है, बिकॉज होगा क्या, जहां जीडीपी ग्रोथ है वहां पैसा आएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो मनी हैज टू कम वेयर जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी ग्रोथ है तो यूएस मनी भी यहाँ आएगा, यूरोपियन मनी भी यहाँ आएगा। यूरोप में आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट अगर पड़ा है तो यूरोपियन इकोनॉमीज पे, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, तो दैट money also has to come here. Similarly, if you talk about other economies, like economies in Gulf, they are not performing very well, because what is happening is some of the economies in Gulf, they have a direct correlation with crude oil. Now, since crude oil prices are not that good, though there has been a bit of appreciation, but overall crude oil is not faring that well. So ultimately, they also can't attract that sort of money. So money ultimately is going to come to India, which is going to definitely exhibit in Indian markets, because what does the businessman do? Businessman would always chase growth, and India is offering the growth. See, during this slowdown also, during this geopolitical crisis, and there's not one geopolitical crisis, there's a series of geopolitical crises, India has been performing. We have been performing. We had tariffs. We had double tariff attack, 25 plus 25, 50%. Still, see the level of our GDP growth. And the GDP growth, the quarter which I am mentioning is that quarter where the impact of tariffs had already been there on the economy. Then you see our GST collection, then you see our income tax collection, plus Indo-US trade deal also. The way it's progressing, I think soon the India-US trade deal is also going to happen. Plus, India is not only looking at US exports, we have diversified. We have already signed a free trade agreement with the UK. We have signed another free trade agreement with New Zealand. With Oman also we have a pact. Plus, with FTA countries also we had a tie-up. So India is diversifying. And the best thing about our country is we are not going for multilateral agreements the way China has been going. We have been going for bilateral agreements. And bilateral agreements, the strength of the bilateral agreement is that each economy can identify the strengths and weaknesses of the other economy, and accordingly trade can be done.
So bilateral agreements, if you see the economic history of the world or stock market history of the world, have always performed much better than multilateral agreement. So I think that's the wisdom of Indian government, the way we are going for bilateral agreement, and that's going to definitely positively impact equity markets also in the long term. बिल्कुल आकाश जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि टैरिफ के दोहरे मार से हमें झेलना पड़े, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो इकोनॉमी है वो अब आगे की ओर ही अग्रसर है और आगे भी 2026 में इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अब फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ।